स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपके क्लास 10 बायोलॉजी का एक टॉपिक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप समझ गए तो इसके आगे वाला जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला लेसन है वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो नोट डाउन करते जाएं। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोथ एकेडमिक एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर्पस से। और इसका जो अगला यूनिट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसको समझने के पर्पस से भी ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं बाय द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरा अपना ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करता है वो मोर और लेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। सो द रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर अर्थ पे लाइफ को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू रखना है, तो हमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने होते हैं ताकि ये लाइफ प्रोसेस चलता रहे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेंट डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, विच इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। जो भी मदर एंड फादर से हमारे अंदर जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिसको हेरिडिटरी कहते हैं, जो हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, वो यूनिट क्या है? डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Deoxyribonucleic acid replicates and form new cells containing variations, so the new cells will be similar but may not be identical to the original cell। क्योंकि deoxyribonucleic acid क्या है? वेरिएशन, म्यूटेशंस इसके अंदर आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं जब ये रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब हमारे मदर एंड फादर के क्रोमोसोम्स पेयर होके न्यू क्रोमोसोम्स बनाते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, तो क्या होता है कि इसके अंदर आइडेंटिटीज़ तो मदर एंड फादर की ट्रांसफ़र होती ही होती है, साथ के साथ इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जिसको म्यूटेशंस कहते हैं या वेरिएशंस कहते हैं। उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, वो अपने मदर एंड फादर से मिलते हुए होने के बावजूद भी कुछ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ उनके अंदर आ जाती है। कुछ बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है दूसरे जैसे मामा के साइड, चाचा के साइड कहीं और ही चले जाते हैं। वो सब क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप के जैसे ही बच्चे दिखे, अगर उनके अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो वो किसी और के जैसे भी दिख सकते हैं। सो वेरिएशन क्यों आते हैं ऑफस्प्रिंग में, आपने समझा? वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पेशीज़ ओवर टाइम एज वेल एज द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। अगर ये वेरिएशंस नहीं आते तो इवेल्युएशन नहीं होता। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो है, जो पूरा का पूरा इवेल्युएशन हुआ है हमारे लाइफ का, वो वेरिएशंस की वजह से ही हुआ है। किस तरीके से एप्स थे, ह्यूमंस जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनसे हम लोग बने, वो इस वजह से बने क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस आते रहे। वेरिएशंस की वजह से इवॉल्व होते होते हम एक आज होमो सैपियंस से एडवांस स्पीशीज़ है। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सारे मेथड से होता है, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग मेथड्स होते हैं रिप्रोड्यूस करने के अपने ऑफस्प्रिंग्स के। तो हम आप एक एक करके जानेंगे कि ये सारे कौन कौन से मेथड्स है प्लांट्स के अंदर अलग अलग और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, ख़ास करके ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में जानेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, और इसी से हम आगे का चैप्टर जो हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन है उसको जानेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। या तो सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होगा तो उसको हम एसेक्सुअल बोलेंगे, और जहाँ पे बोथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे सेक्सुअल कहते हैं।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अलग से छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के हमने डाला हुआ है, डिफरेंसेस। आप प्लीज़ जाएँ और वो वीडियो भी देखें। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जब एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब किसी एक इंडिविजुअल, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, अगर वो अलग इंडिविजुअल अपने आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पार्टनर, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, सेम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो जेनेटिक्स जो हमारी इंफॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगी। बच्चे बिल्कुल अपने एंसेस्टर्स की तरह लगेंगे। जो मैंगो होगा वो मैंगो की तरह ही दिखेगा, और जो बनाना है बनाना की तरह दिखेगा। इसमें क्या है, गैमीट्स जो होते हैं आर नॉट फॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते। न्यू इंडिविजुअल इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, बच्चा बनेगा, वो कैसा बनेगा, अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा। इट इज़ एग्जैक्टली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जल्दी बन जाए, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, जिसको रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। और ये मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मेथड है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ये सब जो है एसेक्सुअली हाइड्रा वगैरह है, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमीट्स नहीं बनते हैं, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे टू इंडिविजुअल्स, एक मेल और एक फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। टू इंडिविजुअल, दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल, आर नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें इसीलिए गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। न्यू इंडिविजुअल जो होता है जेनेटिकली सिमिलर होता है, बट आइडेंटिकली वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। देखने में अलग हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं। इट इज़ यूजफुल टू जेनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीशीज़। तो जो वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, वो कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है, हायर ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, लाइक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो हायर जितने भी स्पीशीज़ है, उनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सिंपलेस्ट वे है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड से होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। सो आइए जानते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहला है फिजन। फिजन वो मेथड है, फिजन फ्यूज मतलब कि वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिजन एंड फ्यूजन जो मेथड है वो अमीबा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल सेल मल्टीप्लाई होके 2 सेल बनाएगी, फिर वो 4, 6, फिर वो 8, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होता जाता है। तो फिजन जो है बहुत सारे मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, बाइनरी फिजन भी होता है। बाइनरी यानी कि 2, मल्टीपल यानी कि मोर देन 2। तो बाइनरी फिजन जो अमीबा के अंदर होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक अमीबा का बाइनरी फिजन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल सेल अमीबा है, ठीक है। वो जब स्टार्ट हो रहा है डिवाइड होना, तो वो इलोंगेट होगा। इलोंगेट होते होते जो उसका पूरा सेल वॉल है वो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बीच से, साथ साथ उसकी जो न्यूक्लियस है वो भी एक्सपैंड कर रही है। पहले सबसे पहले वो छोटी सी सर्कुलर दिख रही है, फिर वो इलोंगेट हो रही है। इलोंगेट होने के बाद सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल वॉल का डिवीज़न आप देख रहे हैं। सेल वॉल के डिवीज़न के साथ साथ वो न्यूक्लियस जो है इलोंगेट होके 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, और दोनों सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। और जो क्योंकि ये प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये न्यूक्लियस भी जो होता है बहुत एडवांस नहीं होता, मेम्ब्रेनलेस होता है। सो अब ये न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो दोनों सेल में डिवाइड हो गए। अब फाइनली ये जो सेल है
अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके 2 सेल बन जाएगा। अब एक जो सेल था कितना बन गया, 2 बन गया। इसीलिए अमीबा के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिजन कहलाता है, एक सेल से 2 सेल का बनना। अब मल्टीपल फिजन को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे मल्टीपल फिजन का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, एक सेल से अब 2 नहीं ज़्यादा सेल्स बनेंगे। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मोडियम। जो मच्छर होते हैं ना, एक साथ बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन आप देखो, मच्छर बहुत है। तो प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड करता है, सबसे पहले आप सिंगल सेल देखेंगे, पेरेंट सेल जिसे कहेंगे, उसके अंदर सेल है, न्यूक्लियस है। अब मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। अब जो ये बाइनरी फिजन हुआ था ना, ये पेरेंट सेल के अंदर मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा और मल्टीपल फिजन से बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा ना, तो अलग अलग डॉटर सेल्स बनाएगा और फिर ये मैच्योर होकर सिंगल सिंगल सेल बन जाएगा। तो आपने देखा एक न्यूक्लियस और सेल मटेरियल जो था, जो साइटोप्लाज्म था, वो पेरेंट सेल के अंदर वो डिवाइड होके मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाया और वो फिर फाइनली पेरेंट बॉडी बस्ट हुई और उसके अंदर से सारे डॉटर सेल्स बाहर आ गए। तो वो है क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन, एक सेल से बहुत सारे सेल बनना। तीसरी है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट अपने आप में मतलब डिफाइन कर रहा है कि इसको अगर हम पेरेंट बॉडी को काटते हैं तो जो कटी हुई बॉडी है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। कैसे, सबसे पहले आप देखेंगे स्पायरोगैरा प्लांट है, वो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सिंगल है, हमने उसको 3 टुकड़ों में काट दिया, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 3। अब जो पहला फ्रेगमेंट था वो अपना हेड एंड टेल बना लेगा, दूसरा फ्रेगमेंट भी बना लेगा और तीसरा फ्रेगमेंट भी बना लेगा। कैसे, वो ग्रो कर जाएगा। जब हम उसको 3 टुकड़ों में काट देंगे तो अब वो पेरेंट्स से बॉडी से इंडिविजुअल बॉडी बनके अपने फ्रेगमेंट्स जो लॉस्ट पार्ट था उसको डेवलप कर लेगा। सो द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीसेस डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगैरा। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं, जब इनको सेल को डिवाइड करना होता है तो क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड होके ब्रेक होके फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है और फिर हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बनके बाहर आता है। अब इसी का कंटिन्यूएशन है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ये प्लानेरिया के अंदर होता है। अगर हमने प्लानेरिया को पहले सबसे पहले आपने देखा एक सिंगल प्लानेरिया है, उसके बाद डॉटेड स्ट्रक्चर में आपने देखा उसके हेड और टेल को हमने काट दिया, ठीक है। इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, किसी तरीके से वो कट गए, किसी एनिमल ने खा लिया, किसी के पैर से कुचल गए एक्सीडेंटली, वो कैसे भी अगर वो ब्रोक हो गए पीसेस में, तो क्या होगा, हर पीस अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। आप लिजर्ड्स के अंदर भी देखते हैं पूंछ कट जाती है तो छिपकली का पूंछ जो होता है रीजनरेट कर जाता है। सेम उसी तरह हाइड्रा, प्लानेरिया, ये सब क्या होता है, इसके अंदर रीजनरेशन होता है, अपने लॉस्ट पार्ट को ये वापस से रीगेन कर लेते हैं। इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लानेरिया। तो आपने देखा फ्रैगमेंटेशन में और रीजनरेशन में क्या फ़र्क है। फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट्स ऑफ बॉडी जो है अपने आप को रीजनरेट करके एक नया इंडिविजुअल बना ले रही थी, और यहाँ पे कट पार्ट ऑफ द बॉडी जो भी है वो एक नया नया इंडिविजुअल बन के निकल रही है, जिसके अंदर अपना हेड, नेक और टेल है, ठीक है। अब है बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या है, बड, इसमें कलियाँ निकलती हैं छोटे छोटे बॉडी के ऊपर से, जैसे ब्रायोफ्लेम लीफ है या हाइड्रा है, ये सारे क्या होते हैं, जब इनको डिवाइड होना होता है तो अपने बॉडी के अंदर से बड्स निकालते हैं छोटे छोटे से। फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि पेरेंट हाइड्रा जो है
नीचे एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है उसके, वो डेवलप करेगा उस बर्ड को। ब्लड थोड़ी सी मैच्योर हुई, थर्ड फिगर में न्यू बर्ड पूरी बन गई, और फोर्थ फिगर में क्या हो गया, वो बर्ड अपनी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच होके अलग हो गई और एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। सो बर्डिंग में क्या होता है, ये जैसे पोटैटो हम ग्रो करते हैं, आलू या अदरक, उसमें भी क्या होता है, आप अपने घरों में देखते होंगे, जब वो हम छील रहे होते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी से आइज़ बन रही होती है, उसी आइज़ से फिर बर्ड्स निकलती हैं, और फिर अगर हम काट के उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, सॉइल के अंदर, तो ईच बर्ड ग्रो इनटू an individual plant. Okay, so a bird is formed which develop into tiny individual. It detach from the parent's body upon maturation and develop into a new individual, for example hydra. Vegetative propagation, जो मैंने अभी पोटैटो वाला एग्जांपल दिया, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है। Many plants grow into a new individual from vegetative parts such as, चाहे वो रूट से निकल जाएंगे, चाहे स्टेम से निकल जाएंगे, चाहे वो लीफ से निकल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही निकले, वेजिटेटिव पार्ट से निकल जाते हैं। जैसे रूट से दलिया या स्वीट पोटैटो, आप अभी एग्जांपल दिया, वो अपने रूट से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। स्टेम से फॉर एग्जांपल आलू और अदरक अपने स्टेम से क्या करते हैं, नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ब्रायोफ्लेम जैसी एग्जांपल है, अपने लीव्स के अंदर बर्ड्स बनाएंगी और वो बर्ड्स फिर एक नया प्लांट में निकल जाएगा। तो ये जो रूट, स्टेम एंड लीव्स का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो एडवांस फॉर्म किस चीज़ का है, इस वाले बडिंग का। समझ में आई? अब हम जो ऊपर बताया, एक एक करके आपके स्क्रीन पे फिगर है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहला है रूट से, मैंने बताया स्वीट पोटैटो के अंदर होता है। रूट्स में देखो नीचे जो हेयर, रूट्स हेयर हैं स्वीट पोटैटो का, वो ग्रो करता है जब, तो एक उसमें से लीव्स वगैरह आ जाएंगी और नीचे शूट, रूट एंड ऊपर शूट आ जाएगा, और उसको आप जब सॉइल के अंदर डालेंगे तो एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट बन जाएगा। उसके बाद अदरक और आलू आपको दिखाया गया, पोटैटो एंड जिंजर, उसके अंदर भी आप देखेंगे स्टेम्स में बर्ड्स बन रहे हैं। फिर वो आग छोटे छोटे आप उसको टुकड़ों में करके, जहाँ जहाँ पे बर्ड्स हैं वहाँ से अगर सॉइल के अंदर डालेंगे, वेदर वो जिंजर है या पोटैटो, दोनों अलग अलग प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे। ब्रायोफ्लेम लीफ दिखाई दे रहा होगा, वो भी आप देख रहे हो बर्ड्स बना रही हैं, और ये बर्ड्स अपने आप को न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेगी जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगी। तो उसी तरीके से अनियन है, अनियन बल्ब जो है, अनियन बल्ब को जब आप 2-3 टुकड़ों 4 टुकड़ों में काट के आप सॉइल के अंदर डालते हैं, तो वो बल्ब फिर पीस ऑफ बल्ब जो है पीस ऑफ न्यू प्लांट में बन जाएगा। उसके अंदर से बहुत सारे अनियंस फिर आपको मिल जाएंगे। सेम रनर्स हैं, रनर्स क्या होते हैं, ये अपने रूट से नया प्लांट बनाते हैं। उसके अंदर है शक्कर से मिंट के, देखिए आप मिंट, पुदीना, इसके पौधे से क्या हो रहा है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा कैसे बनता है। इसके जो रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं, और फिर उसको आप अगर काट दें, दबा दें किसी चीज़ से, तो वो अलग अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और एक नया मिंट का पौधा बना देगा। सो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग के मेथड्स हैं। इसी मेथड को जब हम आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं अपने ऑर्चिड में, तो इसको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे हाइड्रेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंगो के अंदर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे अगर कोई मीठा आम है, खट्टा आम है, और आप एक खट्टा मीठा आम उगाना चाहते हैं, तो आप उसके स्टेम्स को क्या करेंगे, एक यूनिक मेथड से कट करेंगे, दोनों को आपस में चिपकाएंगे, उसको पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करेंगे, और फिर जब उसके अंदर से आपको शूट, लीव्स एंड रूट्स निकलते
बढ़ते हुए दिखाई देगी तो उसको डिटैच करेंगे और फिर एक नए सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो नया मैंगो ट्री बनेगा उसके अंदर बोथ खट्टा एंड मीठा मैंगो की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। कटिंग रोज़ के अंदर जो करते हैं, रोज़ के पर्टिकुलर पार्ट स्टेम को काट के जब हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो वो एक नया रोज़ प्लांट में बन जाता है। लेयरिंग, जैसे जास्मिन का पौधा है, एक जास्मिन की टहनी अगर आप लेके और सॉइल के अंदर गाड़ दें तो कुछ दिन बाद उस नए टहनी से क्या निकल के आ जाएगी, रूट्स निकल के आ जाएंगी, लीव्स निकल के आ जाएगी। फिर जो मेन पेरेंट्स बॉडी से जो आपने टहनी ली थी उसको आप कट भी कर देंगे तो न्यू प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अपना रूट एंड शूट आ गया है और अब वो नया जैस्मिन प्लांट बन गया है। सेम टिश्यू कल्चर, new plants are grown by using growing tips of a plant. These growing cells are kept in a culture medium, leads to a formation of cell callus. Callus is then transferred to a hormone medium which causes growth and differentiation. For example, ornamental plants and ऑर्चिड या ऑर्नामेंटल जो साज सजावट वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर टिश्यू कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है उसको एक कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं। प्लांट डायरेक्ट सॉइल के अंदर नहीं करते हैं। फिर उस ग्रोन जो हमारी बर्ड है, प्लांट है, उसको हार्मोन में डालते हैं। फिर वहाँ से जो है उसको सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है। So these artificial methods are used for vegetative propagation. अब इसका फ़ायदा क्यों हुआ, वो तो नेचुरली हो रहा था ये सब कुछ, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो इसके कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? वी कैन ग्रो plants like banana, rose, jasmine, etc. that have lost the capacity to produce seeds. जिस प्लांट के अंदर सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है उसके अंदर हम ये सारे मेथड्स अगर अपनाएंगे तो वो फिर से एक नया प्लांट बन के निकल सकता है। इसलिए दूसरी, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। एंड थर्ड, हेल्प इन ग्रोइंग द सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है। फिर एक मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में से क्या होता है? स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है पेरेंट बॉडी में, उसके अंदर वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होती है, स्पोर्स बनते रहते हैं बहुत सारे पेरेंट बॉडी के अंदर। जब वैसा फेवरेबल कंडीशन आता है कि उनको बस्ट करना है तो क्या करेगी, वो बल्ब जो पेरेंट बॉडी में है जिसके अंदर स्पोर्स है वो बस्ट करेगी, और बस्ट करने से जितने भी स्पोर्स हैं, आप इसको सीड्स भी कह सकते हैं, वो फट के नीचे गिरेगी, और जहाँ गिरेगी चाहे वो अपने पेरेंट बॉडी के आसपास गिरे या हवा या पानी या किसी और मीडियम से ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह चले जाए, जहाँ पे ये स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे एक नया प्लांट निकल के आएगा। सो राइजोपस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले देखो स्पोरेंजियम है जो पेरेंट बॉडी के अंदर बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसा, उसके अंदर आप देखें कोलोमेला है और उसी से कौन अटैच्ड है, सारे के सारे स्पोर्स अटैच्ड हैं। जब वो बस्ट करेगा तो स्पोर्स नीचे गिरेंगे और ये नए इंडिविजुअल प्लांट्स में बदल जाएंगे। अब ये सब ऊपर जितने भी मेथड हमने डिस्कस किया, चाहे वो फिजन, बाइनरी फिजन हो, मल्टीपल फिजन हो, स्पोर्स फॉर्मेशन हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, बटिंग हो, फ्रेगमेंटेशन हो, ये सब के सब क्या थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। इसके अंदर मेल एंड फीमेल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सिंगल पेरेंट से हम नया प्लांट बना रहे थे। ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जहाँ पे दो पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक मेल और एक फीमेल का, वो प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर कैसा होता है। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स के अंदर होता है, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो डिटेल में हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। When reproduction take place as a result of the fusion of male and female gamete is called the sexual reproduction. Sexual reproduction कब होगा? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से आ जाती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से आ जाती है। तो बच्चे जो है या तो मदर की तरफ दिखते हैं या फादर की तरफ दिखते हैं। सो दिस इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर इज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, एग्जाम्पल सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टल। अब इसका हम एक फिगर से जानेंगे कि ये सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टल्स कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं। और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप जाएं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फ्लावर का, आप उसको देखें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो फ्लावर्स जो होते हैं अगेन 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके सिंगल फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होता है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो वो फ्लावर कैसा कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कुछ सेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्सुअल कैरेक्टर पाया जाता है, इधर वो मेल कैरेक्टर होगा या फीमेल। तो वो प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन, ठीक है। पपाया एंड वाटरमेलन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिफरेंट प्लांट्स के, आपने देखा होगा कुछ जो फ्रूट गिविंग पपाया होते हैं, एक्चुअल पपाया वो फीमेल वाला होता है, लेकिन जो मेल पपाया होते हैं प्लांट होता है उसके अंदर फ्रूट्स नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ मेल सीड्स बनते हैं, और वो हवा या बर्ड्स या किसी चीज़ से ट्रांसफ़र होके जब फीमेल पपाया प्लांट के अंदर जाता है, तभी वो प्लांट के अंदर पपाया फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सेम गोज़ टू वाटरमेलन ऑल्सो। सो हिबिस्कस का एक प्लांट का फ्लावर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, विच इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो आप देख सकते हैं सेंटर में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टाइल, और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रही है ओवरी। तो ये जो उसके सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें फ्लावर के अंदर, तो वो होती है पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर 3 चीज़ें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारे एक्चुअल एग्स होते हैं जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। अब हम मेल पार्ट ऑफ द प्लांट की बात करें, फ्लावर की बात करें, तो वो है स्टैमेन। स्टैमेन के अंदर क्या क्या होती है, एंथर एंड फिलामेंट। जो आप ग्रीन एंथर्स दिख रहे हैं वो सारे मेल पार्ट है, और वो फ्लावर से फिलामेंट के थ्रू अटैच्ड है। जब ये एंथर मैच्योर होता है तो इसके अंदर से सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं झड़ते हैं और ये स्टिग्मा के ऊपर पड़ते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन से वो जो पॉलन ग्रेन है वो जाती है फीमेल ओवरी के अंदर, जहाँ से वो ओव्यूल से फ्यूजन होगा और फिर फ्रूट्स बनेंगे। सो आपने देखा हिबिस्कस के प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट कैसे दिखता है। फीमेल पार्ट इज पिस्टल एंड मेल पार्ट इज स्टैमेन,
स्टिल के अंदर कौन कौन आया? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओव्यूल, ये सब फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट। जितने भी कलर्ड लीव्स आपको दिखेंगे फ्लावर के अंदर, जैसे हिबिस्कस में रेड कलर या येलो कलर आपको दिखता है, जैस्मीन में वाइट कलर का दिखता है, और सनफ्लावर में येलो कलर का, वो सारे जो कलर्ड लीव्स होते हैं उसको हम पेटल्स कहते हैं। नीचे जो रिसेप्टिकल से 2 या 4 या 6 हरे हरे लीव्स अटैच रहते हैं उसको हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स और रिसेप्टिकल्स क्या करते हैं? फ्लावर को स्टेम से होल्ड करके रखते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो पेटल्स हैं और हमारे बाकी पार्ट्स हैं वो झड़ जाते हैं और फिर फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट आते हैं? फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, कलर्ड पार्ट जिसको हम पेटल्स कहेंगे, और ग्रीन पार्ट सेपल्स, नीचे वो अटैच होगी रिसेप्टिकल और स्टेम से। अब हम बात करते हैं सीड फॉर्मेशन की, कि सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड्स कैसे बनती है। मैंने बोला आपकी फ्लावर्स जब फर्टिलाइज करता है तो फ्रूट्स बनाता है, तो उसी फ्रूट्स के अंदर क्या बनती है? सीड्स बनती है। सीड्स कैसे बनती है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन द एंथर आर ट्रांसफर थ्रू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ज़रूरी नहीं है कि जब एंथर ब्लस्ट किया उसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकले तो सिर्फ अपने ही फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे गिरेगा। वो हवा से, पानी से, दूसरे एनिमल की बॉडी से चिपक के, बर्ड्स वगैरह के पंजों में चिपक के दूसरे फ्लावर्स पे भी जाके बैठ जाती हैं, तो वहाँ पे भी पॉलिनेशन हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि अपने सेम जो प्लांट है उसके अदर फ्लावर पे जाएगा, वो अलग किसी प्लांट के फ्लावर पे भी जाके पॉलिनेशन करा देगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर को कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहते हैं? जब दूसरे फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलिनेशन करता है, और उसके लिए दूसरे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक एयर, वाटर, एनिमल एक्सेट्रा। पॉलन ग्रेन, अब क्या होगा? एंथर आ गया स्टिग्मा के ऊपर, अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब which pass through the style to reach up to the ovule present in the ovary। तो जब पॉलन ग्रेन आया, पॉलिनेशन हो गया, तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके वजह से पॉलन ट्यूब बनेगा, और वो पॉलन ट्यूब किसके अंदर बनेगा? स्टाइल के अंदर, जो स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करती है। तो वो पॉलन ट्यूब भी स्टाइल से होते हुए कहाँ तक पहुँचेगी? हमारे ओवरी तक पहुँचेगी फ्लावर के। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब पॉलन ग्रेन पहुंच गया ओवरी के ओव्यूल तक, तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो, और जाइगोट फिर डिवाइड होता रहेगा, और डिवीजन की वजह से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। तो जो छोटे छोटे ओव्यूल्स थे, जो एग्स थे, वो क्या होगा? डेवलप होगा, थिक कोटिंग बनेगी, और वो चेंज होके सीड्स बन जाएगा। ओवरी चेंज होके क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉलन ऑफ, और बाकी जो प्लांट का फ्लावर का पार्ट था वो झड़ जाएगा। द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म द प्लांट अंडर द सुटेबल कंडीशन सच एज एयर एंड मॉइस्चर। और यही सीड जब हम ग्रो करके एक सूटेबल कंडीशन के अंदर नया प्लांट उगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। सो आप समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है? सीड की ज़रूरत है। वो सीड का फॉर्मेशन पूरा आपको समझ में आया कि फ्लावर के अंदर होता है, फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं, और वो सीड्स जो होते हैं, दैट सीड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्लांट। अब सीड जो बन गया, अब हमें नया प्लांट उगाना है, तो उसको हम सीड जर्मिनेशन कहेंगे। कैसे होता है सीड जर्मिनेशन? आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्लांट तो उगाया ही होगा, नहीं उगाया है तो इसको ट्राई करके देखिए। इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी एंड वेरी सेटिस्फाइंग
अगर आप एक पौधा उगाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो आज आप ये एक नया काम करना, एक सीड लेना और उसको किसी सॉइल में डालना, उसको प्रॉपर वाटर एंड फर्टिलाइजेशन डालना, और फिर कुछ दिन बाद जब उसके अंदर से प्लांट निकल के आएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। सो कैसा होता है, पहले फिगर में आपने देखा एक सीड है, आपने उसको सॉइल के अंदर डाला, धीरे धीरे उसके अंदर से रेडिकल निकलना शुरू हुए, और वो रेडिकल्स जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं, और उसी में से फिर ग्रीन हाइपोकोटाइल निकल के आएगा, दो में वो डिवाइड होके सीड कोड अब बस्ट हो गया, जो हार्ड कवरिंग थी सीड की वो फट के निकल गई, और हाइपोकोटाइल जो है अब क्या बना दिया, कोटिलेडॉन बना दिया। कोटिलेडन्स जो हैं बाद में डिवाइड होके वो भी झड़ जाएंगे, और अंदर से क्या निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, फिर एक के बाद दो के बाद चार के बाद 6 लीव्स निकलते जाएंगे, और शूट ऊपर भागता जाएगा, और रूट्स नीचे चलते चले जाएंगे। लेटर ऑन फोटोसिंथेसिस होगी, और ये प्लांट अपना एक इंडिविजुअल प्लांट हो गया। अब इसके अंदर नए नए फ्रूट्स आएंगे। सो आपको ये बहुत पसंद आएगा, ये एक्टिविटी आप ज़रूर करके देखें, सीड जर्मिनेशन, और एक एक स्टेप आप आराम से देख पाएंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की अब हम बात करते हैं। ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेल नॉन। ह्यूमंस के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन production of germ cells, that is ova, in female and sperm in male start in the body. This period of sexual maturation is called puberty. जब मेल और फीमेल बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंचती है तो वो ओवा या स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करती है, और इस सेक्सुअल मैच्योरिटी को या मैच्योरेशन को हम प्यूबर्टी कहते हैं। सो puberty is the age where male and female are ready to produce offsprings. चेंजेस इन प्यूबर्टी क्या होती है, जब हम प्यूबर्टी के एज में पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारे बॉडी के अंदर। थिक हेयर ग्रो इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, स्किन बिकम ऑयली, मे रिजल्ट इन पिंपल्स। जब हम प्यूबर्टी एज पे पहुंचते हैं तो हमारे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, ख़ासकर आर्मपिट्स हैं और जेनिटलिया है, जेनिटल एरिया है, वहाँ पे आप देखोगे हेयर ग्रोथ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है, और आजकल यही रीज़न है कि बहुत सारे पिंपल्स हम लोगों को होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि सबको पिंपल्स हो, जिसको बहुत ज़्यादा हेयरी और ऑयली स्किन है उनमें पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। सो ऑयली स्किन होना, पिंपल्स का आना, आर्मपिट से अलग ओडर आना, और वहाँ पे हेयर ग्रोथ्स का होना, ऑल आर द सिग्नल्स दैट यू आर अटेनिंग एज ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स में कुछ स्पेशल चेंजेस आते हैं, लाइक उनकी ब्रेस्ट साइज जो होती है इंक्रीज होती है, एंड गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएट, और एक साइकिल होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है जब गर्ल प्यूबर्टी एज पे पहुंचती है। तो ये मेन 2 चेंजेस हैं जो स्पेशली गर्ल्स में आता है। वन इज़ इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट साइज, एंड सेकेंड बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बॉयज़ में भी कुछ स्पेशल चेंजेस है जो फीमेल्स में नहीं आते, लाइक उनकी जो फेस है वहाँ पे थिक हेयर्स का ग्रोथ स्टार्ट होता है, जिसको मुस्टैच कहते हैं, बियर्ड्स कहते हैं। दाढ़ी मूछ जो है, थिक हेयर्स फेस पे आना इज़ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेल्स ओनली, एंड साथ साथ उनकी वॉइस जो होती है थोड़ी क्रैक होना स्टार्ट करती है, भारी होना स्टार्ट हो जाती है। सो जब मेल या बॉयज़ मैच्योरिटी सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, तो उनके 2 खास चेंजेस देखने को मिलता है। वन इज़ फेशियल हेयर ग्रोथ, एंड सेकेंड इज़ वॉइस बिकम क्रैकिंग। ओके, these changes signals that the sexual maturity is taking place.
अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, कि व्हाट ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। सो मेल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टेस्टिस है, इज़ द मेल ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। A pair of testes are located inside the scrotum which is present outside the abdominal cavity। हमारे abdominal cavity के बाहर एक pair of scrotum होता है, और scrotum के अंदर जो होती है हमारी testis located रहती है boys के अंदर। So scrotum has a relatively lower temperature needed to production of the sperm। पूरी बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर स्कॉटम का कम होता है। क्यों होता है? ताकि उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। मेल जर्म्स कॉल दैट स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। सो स्कॉटम के अंदर क्या बनता है? मेल जर्म सेल्स बनते हैं। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। और यही ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल हार्मोन रिलीज़ करने के लिए, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट में पढ़ाया हुआ है कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, दो ही इसका फंक्शन है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और दूसरा ब्रिंगिंग चेंजेस टू द प्यूबर्टी। सो ये टेस्टिस का लोकेशन, फंक्शन सब समझ आया। अब एक आती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का क्या काम होता है? इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अपॉन द यूरेथ्रा। जहाँ से टेस्टिस फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होनी है वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्पर्म सेल्स को लेके जाता है वो होता है वास डिफरेंस। यूरेथ्रा क्या है? इज़ द फाइनल ओपनिंग, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इट इज़ आउटर कवरिंग, इट्स कॉल्ड द पेनिस। सो यूरेथ्रा इज़ द कॉमन पास जहाँ से हमारे बॉयज़ के अंदर यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म्स का पैसेज भी होता है, और इसकी आउटर कवरिंग को हम पेनिस कहते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ इसमें। एक होता है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड देयर secretion to the sperm. These fluid provide nourishment to the sperm and make their transport easily। अब जो ये जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, इनका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके और उनको अच्छी नरिशमेंट मिल सके, ये कौन करता है? एक सेमिनल वेसिकल होती है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसके अंदर से कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं which provide nourishment to the sperm and make their transport easy। Sperm along with the secretion of gland form semen। तो इस जितने भी ग्लैंड्स से सिक्रीशन निकल रहा है प्लस जो स्पर्म निकल रहा है, बोथ टुगेदर कॉल्ड सीमेन। तो आप देख सकते हैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके स्किन पे है। सबसे नीचे टेस्टिस है जो कि पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, उसकी आउटर कवरिंग को स्कॉटम कहते हैं जिसके अंदर वो रहता है। उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाती है यूरेथ्रा तक जिसको हम वास्कुलर डिफेंस कहते हैं। फिर वहाँ पे यूरिन भी बन रहा है और हमारा टेस्टिस से स्पर्म्स भी जा रहे हैं। कॉमन पैसेज है जो कि ओपन हो रही है यूरेथ्रा के अंदर ब्लैडर से और वास्कुलर डिफेंस से। एक ही कॉमन पैसेज निकल रहा है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की कवरिंग को पेनिस कहते हैं। और फाइनली यूरिनरी जो पोर है वहाँ से वो बाहर आ जाएगा। सो आपने देखा, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। मेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरी। ओवरी पेयर्स में होती हैं। पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। Female germ cells, that is egg, are produced here. At the time of birth of a girl, thousands of immature egg are present in the ovary। जब बच्चा पैदा होता है, गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, तभी उसके अंदर thousands and thousands of ovary के अंदर जो हमारे eggs जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। At the onset of puberty, some of these eggs start maturating। और जब गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तब ये
ओवरीज जो होती हैं क्या हो जाती हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। वन एग इज़ प्रोड्यूस इन एवरी वन साइकिल। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर हमने डिस्कस किया, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग जो होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। सो आपने समझा क्या होता है। एग कहाँ पे बनती हैं, ओवरीज के अंदर। ओवरी पेयर में होती हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती है। इसी के अंदर से फीमेल जर्म सेल जो एग बनता है वो बनता है। और जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम में बहुत सारे हमारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट रहते हैं ओवरीज के अंदर। जब हम प्यूबर्टी को अटेन करते हैं तो ये मैच्योर आना स्टार्ट हो जाती हैं, और एवरी साइकिल में एक एक एग जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, जिस तरीके से वासे डिफेंस था जो टेस्टिस को अंदर से स्पर्म लेके जा रहा था यूरेथ्रा तक, उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होता है जो ओवरी से एग्स लेके आता है हमारे रिसीव द एग्स प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूटरस। तो यूटरस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है, जहाँ पे फर्टिलाइज एग का प्लांटेशन होता है, वहाँ तक उस एग को लेके आने का काम किसका होता है, ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का फ्रॉम ओवरीज। फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमीट टेक प्लेस हियर। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, यूटरस के अंदर होगा। अब यूटरस क्या होता है, इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। तो यूटरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। जो फर्टिलाइज एग जो जायगोट बनेगा वो धीरे धीरे 2 सेल से 4 सेल से 8 सेल से 16 से 32 बनते बनते फिर वो ब्लास्टूला और फीटस एंड देन पूरा बेबी बनता है। तो यूट्रस के अंदर सारे चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस इज द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ बेबी टेक प्लेस, वेयर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स, और इसी यूट्रस से वजाइना की ओपनिंग होती है, और फाइनली सर्विक्स से या तो बेबी अगर डिलीवर होना है तो वहीं से होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहाँ से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वो जो एग है जिसको स्पर्म नहीं मिला वो शेड हो जाती हैं एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन दोनों अच्छे से इसी एक सिंगल यूनिट में कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अब कैसे होगा, अभी तो बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो होगा कैसे। When egg is fertilized, the fertilized egg called the zygote is placed in the uterus and develop into an embryo. The embryo get nourishment from the mother blood and the help of the special tissue called the placenta. जब मेल एंड फीमेल जाइगोट फर्टिलाइज हुए, मेल एंड फीमेल एग्स फर्टिलाइज हुए तो जाइगोट बना। वो जाइगोट क्या होगा, प्लांटेड हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस के अंदर, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, हमारे मदर ब्लड से, और वो मदर ब्लड से उस नरिशमेंट को एम्ब्रियो तक कौन लेके आएगा, एक टिश्यू लेके आएगी जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। ये प्लासेंटा जो होती है क्या करती है, प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर द exchange of oxygen, glucose and waste material in the baby and the mother. Okay, the time period of from fertilization up to the birth of the baby is called the gestational period and it is about 9 months in human being. तो एक फर्टिलाइज होने से लेके उस बेबी के बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9 मंथ्स का होता है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये पीरियड डिफर करता है, वेरी करता है। अब मैंने बताया ऊपर ही कि ये तो हो गया कि अगर फर्टिलाइज्ड हो गया एग का तो क्या हुआ, बेबी का बर्थ हुआ। और अगर वो नहीं फर्टिलाइज हुआ, वहाँ पे स्पर्म्स नहीं मिले एग को, ओव्यूल्स को, तो अब क्या होगा, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पंजी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द एम्ब्रियो। हर महीने क्या होता है,
यूट्रस प्रिपेयर करती है अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसी की वजह से यूट्रस का वॉल थिक हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, उसमें ब्लड भर जाता है, ताकि वो सपोर्ट कर सके, नरिशमेंट दे सके किस चीज़ को, एम्ब्रियोजेनेसिस को। ठीक है। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट टेक प्लेस, अब क्या हुआ, यूट्रस ऑलरेडी प्रिपेयर है और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगी, ये लाइनिंग अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी, और जो भी मटेरियल फॉर्मेशन हुआ था, वेदर इट इज़ टिश्यूज़ और ब्लड्स, एवरीथिंग, चाहे वो म्यूकस है, वो क्या करेगी, शेड हो जाएगी, शेड होना स्टार्ट करेगी। दिस साइकिल टेक अराउंड 28 डेज एवरी मंथ, आई कॉल मेंस्ट्रुएशन। और ये एवरी मैच्योर फीमेल के अंदर एवरी 28 डेज में ये साइकिल रिपीट होती रहती है, जब तक कि उसको एक मेल एग ना मिल जाए। और जब मेल एग मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, बेबी बनेगा, और अगर मेल एग नहीं मिला तो वो अपने आप को शेड करेगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन कहेंगे, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका बॉडी में रहना हार्मफुल है इन एवरी फीमेल। तो इट्स अ नेचुरल मेथड, इज़ अ गॉड गिफ्टेड मेथड फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द गर्ल। होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी मेल एंड फीमेल पर्सन हु इज़ अटेंडेड प्यूबर्टी हैज़ टू नो कि उसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो आज आप लोग जानें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेल एंड फीमेल्स के लिए क्यों और कितनी इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, बिहेवियरल हो, हर तरीके से अगर आप खुश हैं तभी आप रिप्रोडक्टिवली हैप्पी और खुश हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव वेलबींग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ आपके डिजीज़ेज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो STDs आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। मेनी डिजीज़ेज़ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो यूज़ ऑफ एनी प्रोटेक्टिव मेजर हो। तो बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र होते हैं, उसका एग्जाम्पल है गोनेरिया और सिफिलिस, ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ेज़ है। वायरल, वार्ड्स, HIVs, एड्स, ये सब सेक्सुअली ट्रांसफ़र होने वाली वायरल डिजीज़ेज़ हैं। इसीलिए प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ करना रिकमेंड किया जाता है। यूज़ ऑफ condoms prevent these infections from some extent, क्योंकि मल्टीपल अगर पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि STDs हो जाएं। इसीलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स का यूज़ करना चाहिए। इफ़ नहीं तो आपको STDs हो सकती हैं, तो इसीलिए इट इज़ नॉट सेफ टू have sex unprotected, or it is very unsafe to have multiple partners. Contraceptions क्या होता है? It is avoided of pregnancy can be achieved by preventing the fertilization of ova. Contraception fertilization को prevent करता है। So contraception बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। Physical barrier से like use of condoms, इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। केमिकल बैरियर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज़ ऑफ पिल्स। पिल्स का काम क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन, उसकी एक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं ये सारी पिल्स। तो दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, सो द एग्स आर नॉट रिलीज, मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। तो क्योंकि हम एक नेचुरल एक्टिविटी को प्रिवेंट कर रहे हैं, जो कि होता है हमारी बॉडी के अंदर विद द यूज़ ऑफ पिल्स, सो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इंट्रा यूटेराइनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एक IUCDs कहते हैं, इसको भी हम लगा के डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कुछ सर्जिकल मेथड्स है जिसके वजह
कैसे हम सेक्सुअल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक इन मेल के अंदर वास डिफेंस को हम अगर काट दें, जो हमारे टेस्टिस से स्पर्म को लेके आ रहा है, द मेल हैज़ वास डिफेंस इज़ ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफ़र कॉल्ड वैसेक्टमी। इन फीमेल जो फैलोपियन ट्यूब है, जो एग लेके आती है यूट्रस तक, अगर हम उसको काट दें तो उसको हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। तो या तो वेस्टेक्टमी कर दो या ट्यूबेक्टमी कर दो, ये सर्जिकल मेथड है। तो हमारा जो एग और स्पर्म का फ्यूजन है वो रुक जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो फीमेल फीटिसाइड क्या होती है? हमारे इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ये बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है और रिस्पायर्ड एवरी क्रिमिनल एक्ट्स, और जो भी हो डरते नहीं हैं लोग। जो फीमेल फीटस होता है उसको किल कर देते हैं वोम के अंदर ही। तो दिस इज़ कॉल्ड द फीमेल फीटिसाइड। The practice of killing female child inside the womb is called female feticide. For healthy society, it is banned. क्योंकि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है मेल एंड फीमेल रेशियो का, एक अगर आपको हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो। सो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज़ नीडेड. It can be achieved by educating the people to avoid malpractices like female feticide and parental sex determination. अगर पेरेंट्स के अंदर ही सेक्स डिटर्मिनेशन ना करें तो फीमेल फीटिसाइड अपने आप रुक जाएगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मेल चाइल्ड आने वाला है या फीमेल। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स टू prevent sex determination is a legal offense in our country, so as to maintain a balanced sex ratio. So this all about the today's topic. Hope you like the video. आपको कोई भी confusion है आप प्लीज़ आएँ और कमेंट करके हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।